स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक और आज हम पढ़ेंगे यूनेस्को की धरोहर सूची में भारत के कितने स्थल शामिल हैं। तो चलिए पहले आइए देखते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये एक वैश्विक स्तर पर विश्व में जितने भी देश हैं उनमें कुछ ऐसे स्थल हैं जो ऐतिहासिक हैं या फिर उनका कुछ विशेष योगदान है, उनकी एक सूची तैयार करता है। अगर आज बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय पेरिस में है जो कि फ्रांस की राजधानी है। अगर फ्रांस को आपको देखना है तो आपको यूरोप कॉन्टिनेंट में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको एक देश दिखेगा जिसका नाम फ्रांस है। अगर इसके कार्यक्षेत्र की बात करें तो यह शिक्षा संबंधी, समाचार, संस्कृति, प्रकृति आदि से संबंधित स्थलों की सूची तैयार करता है। अगर इसके गठन की बात करें तो इसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को का गठन कब हुआ भैया? तो 16 नवंबर 1945 को। अगर भारत में कुल स्थलों की बात करें तो भारत में कुल ऐसे 38 स्थलों की सूची तैयार करी है जो कि यूनेस्को के द्वारा घोषित किए गए हैं, जिसमें से हमारे 30 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 हमारे प्राकृतिक स्थल हैं और एक हमारा कैसा है, मिश्रित स्थल है। चलिए आइए देखते हैं वे कौन कौन से स्थल हैं और उनकी स्थिति कहां पर है। सबसे पहला हम देखेंगे आगरा का किला। आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया यूनेस्को की धरोहर सूची में। अगर स्थिति की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में है। यह ताजमहल के सामने बना हुआ किला है जो कि बलुआ पत्थरों, किस पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है? बलुआ पत्थरों से निर्माण हुआ है। और अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण अकबर ने 16वीं सदी में करवाया था। 16वीं सदी में इस किले का निर्माण करवाया गया था और यह बलुआ पत्थरों से निर्मित किला है। बलुआ पत्थर क्या होते हैं? ये लाल कलर के पत्थर होते हैं, गेरुआ कलर भी हम लोग कह सकते हैं इसे। अगला है हमारा अजंता और एलोरा की गुफाएं। ये 1983 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुई और अगर इनकी स्थिति की बात करें तो इनकी स्थिति महाराष्ट्र में है। अगर हम अजंता गुफाओं की बात करें तो अजंता गुफाओं में कुल गुफाओं की संख्या 29 है और अगर इसको डिवाइड करें तो 25 और 4 गुफाएं आती हैं। अगर इन 25 गुफाओं की बात करें तो 25 गुफाएं विहार मतलब टहलने वहलने के लिए हैं या आवास मतलब रहने के लिए निर्मित गुफाएं हैं। अगर अगली 4 गुफाओं की बात करें तो यह प्रार्थना के लिए, पूजा पाठ के लिए बनी हुई गुफाएं हैं। और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र में आपको जाना पड़ेगा औरंगाबाद, यहां पर आपको अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने को मिलेंगी। अगला हमारा धरोहर सूची है ताजमहल। ताजमहल 1983 में शामिल हुआ। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको अगर जाना है तो आप लोग आगरा जाएंगे। आगरा उत्तर प्रदेश में एक जिले का नाम है, वहां पर आपको ताजमहल देखने को मिलेगा। ताजमहल से जुड़े कुछ अन्य तथ्य भी याद रख लीजिएगा। यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। और अगर हम बात करें इसका निर्माण 1631 में चालू हुआ और 1648 में खत्म हो गया। मतलब लगभग आपको 17 वर्ष लग गए इस ताजमहल का निर्माण करवाने में। और यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और इसमें सफेद संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं। जैसे हमने आगरा के किला में बलुआ पत्थरों से निर्मित देखा, उसी प्रकार ताजमहल सफेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित आकृति है। अगला है हमारा महाबलीपुरम के स्मारक जो कि 1984 में शामिल हुए। अगर इनकी स्थिति की बात करें तो आपको तमिलनाडु में आप जाएंगे चेन्नई से लगभग आप 55 से 60 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ेंगे तब आपको यह देखने को मिलेगा। अगला है हमारा सूर्य मंदिर जिसे हम लोग कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें यह कब शामिल हुआ तो 1984 में। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो उड़ीसा का पुरी जिला, एक जिला है जिसका नाम पुरी है जो कि उड़ीसा में है, यह शामिल हुआ जिसका नाम कोणार्क का सूर्य मंदिर है। अगर हम बात करें तो इसमें 24 पहिए हैं और अगर घोड़ों की बात करें तो 7 घोड़े देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें इसका निर्माण किसने करवाया तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला है हमारा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 1985 में शामिल हुआ। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो असम में आप लोगों ने देखा होगा एक नदी बहती है जिस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी। उसी के नाम के आधार पर इस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम मानस वन्यजीव अभ्यारण्य
पढ़ा। अगला है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप लोग जानते हैं एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह असम में देखने को मिलता है और वर्ष 1985 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ। अगला है हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे प्राप्त हुआ। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो राजस्थान में इसकी स्थिति है और वर्ष 1985 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ। अगले हैं हमारे गोवा के चर्च। जैसे आप लोग जानते होंगे कई लोगों की दिली तमन्ना रहती है गोवा घूमने की, तो वहां पे चर्च बहुत ही ज्यादा आकर्षक स्थल है। कई भी सैलानी वहां जाते हैं तो वहां के चर्च जरूर घूमते हैं। और अगर चर्चों की बात करें तो यह गोवा में स्थित है, जैसे गोवा के चर्च नाम से पता लग रहा होगा। और 1986 में यह यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ। अगला है हमारा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी 1986 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी में, आपने एक चीज और सुनी होगी, उसका नाम है बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। थोड़े समय के लिए फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी हम लोगों को देखने को मिला। अगले हैं हमारे हम्पी के स्मारक, जो 1986 में शामिल हुए। अगर इनकी स्थिति की बात करें तो कर्नाटक में देखने को मिलते हैं। केरल के उत्तर में आप देखेंगे कर्नाटक आपको एक राज्य देखने को मिलेगा। अगला है हमारा खजुराहो के मंदिर। अगर खजुराहो के मंदिर की बात करें तो 1986 में शामिल हुए। अगर इनकी स्थिति की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में शामिल हुई। अगर इनकी स्थिति की बात करें तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। हमने 3 गुफाएं देख चुके हैं जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं। पहली देखी एलोरा की, फिर देखी अजंता की और अंतिम रूप से देख रहे हैं महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं। अगला है हमारा महान चोल मंदिर, जो भी 1987 में शामिल हुआ। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह तमिलनाडु में स्थित है। पदक्कल के स्मारक भी 1987 में शामिल हुए और इनकी स्थिति की बात करें तो कर्नाटक में यह देखने को मिल जाते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, 1987 में शामिल हुआ और इसकी स्थिति की बात करें तो पश्चिम बंगाल में इसकी स्थिति है। इसके पहले हमने 3 राष्ट्रीय उद्यान देखे, काजीरंगा, केवलादेव और मानस। अब ये चौथा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला हमारा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, दोनों ही उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। और अगर नंदा देवी की बात करें तो 1988 में शामिल हुआ और फूलों की घाटी की बात करें तो सन 2005 में शामिल हुआ। अगला है हमारा सांची का स्तूप। सांची का स्तूप 1989 में शामिल हुआ और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिल जाती है। अगर हम अगला बात करें, अगला है हमारा 20वें नंबर पर हुमायूं का मकबरा, जो कि 1993 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो दिल्ली देखने को मिल जाती है। अगला है हमारा कुतुब मीनार। अगर कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार यूनेस्को की धरोहर सूची में 1993 में शामिल हुआ और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह दिल्ली में स्थित है। जैसा आप लोग जानते होंगे कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है, मतलब 5 मंजिल इसकी बनी हुई है। शुरुआत की 3 मंजिल हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, लेकिन बिजली गिर जाने के कारण तीसरी मंजिल विध्वंस हो गई। तो फिर तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इस प्रकार यह 5 मंजिला इमारत है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो आप लोग जानते हैं दिल्ली में देखने को मिल जाती है। अगला है भारत के पर्वतीय रेलवे स्टेशन, बहुत ज्यादा आकर्षक हैं ये, बहुत सारे लोगों की तमन्ना रहती है यहाँ पर घूमने की। वे कौन कौन से हैं? पहला है दार्जिलिंग, दूसरा है नीलगिरी और तीसरा है शिमला। अगर दार्जिलिंग की बात करें तो 1999 में शामिल हुआ और अगर नीलगिरी की बात करें तो 2005 में शामिल हुआ और अगर शिमला की बात करें तो 2008 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ। दार्जिलिंग हमारा पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाता है, नीलगिरी तमिलनाडु में और हिमाचल प्रदेश में शिमला देखने को मिल जाता है, जो कि पर्वतीय रेलवे स्टेशन है। अगर नीलगिरी की बात करें तो जैसा आप लोग देख रहे हैं ये भारत का कुछ इस प्रकार से मैप है। यहाँ से ये कौन सी पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है, जहां पर आपको आकर ये दोनों मिल जाती हैं, वही नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहलाती है। और अगर इसकी चोटी की बात करें तो आपको देखने को मिलती है डोडा बेट्टा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है महाबोधि का मंदिर, जो कि 2002 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ और यह एक बौद्ध धर्म से संबंधित एक स्थल है और यह अगर इसकी स्थिति की बात करें तो बिहार में देखने को मिल जाता है। अगला है हमारा भीमबेटका की गुफाएं, जो कि 2003 में शामिल हुआ और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाती है। अगला है चंपानेर पावागढ़ पार्क, जो कि 2004 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ और यह गुजरात में देखने को
मिलता है। अगला है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 2004 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र में इसकी स्थिति देखने को मिलती है। अगला है हमारा लाल किला। लाल किला 2007 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह दिल्ली में स्थित है। एक लाल किला हम अभी और देख के आए हैं जो कि आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इस लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला है हमारा जंतर मंतर। जंतर मंतर 2007 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह राजस्थान में देखने को मिल जाता है। पश्चिमी घाट 2012 की यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ। और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। जैसा कि आपको भारत ही देखने को मिल रहा है, यह पूर्वी घाट हो गया, यह पश्चिमी घाट हो गया। गुजरात से लेकर केरल तक आपको एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है पश्चिमी घाट और अपोजिट साइड में एक देखने को मिलेगी जो कि पूर्वी घाट है। अगला है हमारे राजस्थान के पहाड़ी किले जो कि 2013 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ। और राजस्थान लिखा है तो आपको पता हो गया होगा कि यह राजस्थान राज्य में इनकी स्थिति देखने को मिलती है। अगला है हमारा रानी की वाव। रानी की वाव सन 2014 में शामिल हुआ। और अगर इनकी स्थिति की बात करें तो यह गुजरात राज्य में देखने को मिल जाती है। अगला है हमारा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो कि 2014 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो हमको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। नालंदा बहुत ही सुना होगा आपने इतिहास में इसके विषय में, 2016 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ। और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो बिहार में। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो 2016 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ। और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो सिक्किम में है। अगला है ली कार्बूशियर के स्थापत्यकार जो कि 2016 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुए। इनकी स्थिति की बात करें तो चंडीगढ़ में देखने को मिलती है। अहमदाबाद एक शहर का नाम है, बहुत ही फेमस शहर है जो कि गुजरात में स्थित है। अगर इसकी यह किस वर्ष शामिल हुआ तो 2017 में शामिल हुआ। विक्टोरियन गोथिक आर्ट एंड डेको 2018 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ। और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला है हमारा जयपुर जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसे पिंक सिटी क्यों कहते हैं। तो 2019 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ। और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो राजस्थान में स्थित है। हमने टोटल 38 स्थलों की सूची के बारे में देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।